नमस्कार। मैं धीरज एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आज का विषय जिसके लिए यह सेशन बनाया जा रहा है वो विषय है हिंदी। क्योंकि अभी तक इस चैनल के माध्यम से हम सब मैथ, रीजनिंग और फिजिक्स एवं केमिस्ट्री जैसे जटिल विषय से संबंधित समस्याओं का निवारण किया करते थे, और आज उसी क्रम में हम लोग इस चैनल के माध्यम से हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, काव्य का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जिससे संबंधित है पूरा काव्य, उस पार्ट का नाम है रस। और रस के बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताऊं कि जब हम लोगों का बचपन था या आप लोगों का बचपन रहा होगा, तो हमारी माताएं या हमारे घर में जो भी वृद्ध लोग हुआ करते थे, हम लोगों को कहानियाँ सुनाया करते थे। जैसे बीरबल, अकबर की कहानियाँ, बहुत बड़े किसी आधुनिक पुरुष या किसी महान पुरुष की कहानियाँ सुनाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, संसाधन बढ़े, वैसे वैसे हम कहानियों से अपना रुझान कम करना शुरू कर दी। जब ये बात कवि को पता चली या लेखकों को पता चला कि लोग साहित्य के प्रति बहुत कम रुझान रखते हैं, तो उनके दिमाग में आया कि हम क्यों ना इस हिंदी में ही कुछ ऐसे रोचक तथ्यों को या रोचक बातों को इनरोल करें जिसे लोग गा के या जो किसी धुन के माध्यम से उनका रुझान या इसकी लोकप्रियता हिंदी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ऐसा हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो उन लोगों के दिमाग में यह बात चली कि साहित्य में कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है। हाँ ठीक है, ज्ञान है, अनुभव है, आपको जीवन जीने की कला सिखाई जा सकती है साहित्य के माध्यम से, लेकिन जो रस, आनंद या प्रसन्नता का अनुभव हम, या तो पहला कारण ये हो सकता है, दूसरा कारण क्या हो सकता है कि साहित्य क्या है। साहित्य को अगर हम किसी पैराग्राफ या कोई बहुत बड़ी स्टोरी है, तो उस पूरी स्टोरी को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, उस स्टोरी का हमें सार नहीं समझ में आएगा। और जब तक सार नहीं समझ में आएगा, तब तक हम उसके ना तो उसमें आनंद पा सकते हैं, ना तो उसमें हास पा सकते हैं, हंसी पा सकते हैं, ना तो कोई अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो साहित्य क्या है? धीरे धीरे साहित्य एक बहुत बड़ा पैसेज है जिसको पढ़ने के बिना पूरा पढ़े हमको जानकारी या किसी भी प्रकार की प्रसन्नता या कोई भी अनुभव बिना पूरा पैराग्राफ पढ़े नहीं हो सकता। तो कवियों के मन में ये बात चली कि साहित्य, देखिए साहित्य क्या है, थोड़ा सा मैं बता दूं कि साहित्य का जो मेन रोल है उसमें इन रोल है व्याकरण। यानी आपको हिंदी का व्याकरण अच्छे तरीके से यदि आपने सीखा है तो साहित्य को आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जैसे वर्तनी है, कामा कहाँ लगाना है, इन्वर्टेड कामा कहाँ लगाना है, पूर्ण विराम कहाँ लगाना है, ऐसी सारी समस्याओं से संबंधित हम व्याकरण में उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे कवियों के दिमाग में आया कि क्या इस साहित्य के अलावा भी हिंदी में कुछ ऐसा लाया जा सकता है जिसे हम धुन के माध्यम से, वादक यंत्रों के माध्यम से हम इसे गा सकते हैं। तो उनके दिमाग में आया कि अब हम हिंदी में एक नए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को सम्मिलित करने जा रहे हैं जिसका नाम है काव्य। और काव्य के अंतर्गत हम लोग अब उनके द्वारा जो भी स्टोरी लिखी जाती है, तो उन स्टोरी को हम तीन चरणों में, तीन महत्वपूर्ण चरणों में हमने बांट दिया। एक का नाम हो गया छंद, दूसरे का नाम हो गया अलंकार, और तीसरे का नाम हो गया रस। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी भी कहानी से अच्छा है कि कोई सेंटेंस लिख दिया जाए और उसे म्यूजिक के माध्यम से गा दिया जाए, तो काव्य हो गया। लेकिन अब लोगों का रुझान कब बढ़ेगा? जब हमें शब्दों को अच्छे तरीके से पिरोना आए। यानी हम उस काव्य में या उस गायन में या उस सेंटेंस में हम लोग शब्द को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रख के रखा जाए। जैसे मैं बोलूं कि मनुजाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। तो मेरा कहने का मतलब है मनुजाहि राचो मिलहि सोबर। अब यहाँ वर का मतलब क्या हो गया? वर का मतलब हो गया पति। तो यहाँ पे इस वर के स्थान पर अगर पति रख दिया जाता तो शायद इस सेंटेंस की इतनी अच्छी शोभा ना होती।
तो मतलब किसी काव्य को लिखने के लिए हमें सबसे पहले ये भी ध्यान देना है कि उस स्टोरी में या उस सेंटेंस में मुझे शब्दों को बहुत चुन चुन के रखना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ आज ब्लू है पानी पानी, तो पानी पानी के अलावा यहाँ हम रख के देखें आज ब्लू है जल जल, तो क्या उतना अच्छा हमें अनुभव या आनंद मिल रहा है? तो काव्य को लिखते समय जब शब्दों को बहुत चुन चुन के रखा जाएगा, जैसे मैं बोल दूं कि सजना है सजना के लिए, तो अब देखो ये क्या हो गया, इसमें एक सजना क्या है? एक सजना मतलब होता है तैयार होना या प्रिपेयर होना, और एक सजना मतलब हो गया पति। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर किसी काव्य में बहुत अच्छे शब्दों को इनरोल किया जाए, मतलब किस शब्द को यहाँ रखना ठीक रहेगा, किस शब्द को यहाँ रखना ठीक नहीं रहेगा, इस चीज को ध्यान में रखने के लिए मैंने इस काव्य में अलंकार शब्द को इनरोल किया। यानी काव्य का महत्वपूर्ण 3 हिस्सा है, महत्वपूर्ण 3 अंग है, छंद, अलंकार और रस। यानी सबसे पहले हमने जब उन काव्य को लिखने के लिए छंद मतलब सबसे पहले अलंकार को इनरोल किया, मतलब शब्दों को कैसा रखना है, मतलब किस सेंटेंस में कौन सा शब्द का अर्थ क्या होगा और कौन से शब्द को यहाँ रखना चाहिए, किस शब्द को नहीं रखना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखने के लिए मुझे अलंकार बताया गया कि ये अलंकार है। अब इसके बाद हम रस के बाद अलंकार पढ़ाएंगे। और जब इसको रख दिया गया तो इसके बाद किसी भी वाक्य को इतना बड़ा भी न किया जाए, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। तो देखो मेरे सांस में भी तो क्या है, एफिशिएंसी है, क्षमता है कि मेरी सांस किसी वाक्य को कितना लंबा पढ़ सकती है, कितना लंबा नहीं पढ़ सकती। इस चीज को भी ध्यान में रखने के लिए मतलब कितनी मात्राएं होनी चाहिए इस काव्य में, कितने वर्ण होने चाहिए या कैसा इसको पिरोना चाहिए, कहाँ पे यति है, कहाँ पे आपका विराम है, कहाँ पे गति है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए छंद बनाया गया। अभी आगे पढ़ाएंगे कि छंद के विषय में, छंद आप आगे पढ़ेंगे। मात्रिक छंद होते हैं, वाणिक छंद होते हैं, मुक्तक छंद होते हैं। मात्रिक छंद में भी सममात्रिक छंद होते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं, विषम मात्रिक छंद होते हैं, और वाणिक छंद में भी आप जाके पढ़ेंगे मुक्तक छंद होता है। जैसे कुमार विश्वास की जो कविताएं होती हैं, कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है, मगर इस धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। तो ये क्या है, मुक्तक है, मुक्तक छंद, जहाँ पे मात्राओं और वर्णों की बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान ना दिया जाए, वो मुक्तक छंद है। तो आज हम जो विषय पढ़ने वाले हैं वो रस है। तो रस क्या है कि मतलब मेरा कहने का मतलब है कि शब्द और मात्रा और वर्ण से सुसज्जित किसी वाक्य में कैसा आनंद प्राप्त हुआ, वही है रस। तो अब इस विषय में या इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि रस क्या है, और इसके विषय में मैं डिटेल में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पूरी क्लास आप देखिए। क्योंकि देखिए ये क्लास आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपका है 2024 में बोर्ड एग्जाम, तब पर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। वीडियो में जैसे पूरे रस तो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रस हैं जो आपको पढ़ के जाना है पेपर के पहले। तो सबसे पहले मैं रस के बारे में आपको बता दूं कि रस के जो संस्थापक हैं, यानी जो रस जिन्होंने रस को खोज निकाला, उनका नाम है भरत मुनि। भरत मुनि इन्होंने सबसे पहले रस के विषय में बताया। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है नाट्य शास्त्रम। नाट्य शास्त्रम। इस नाट्य शास्त्रम पुस्तक में शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन है। शास्त्रीय नृत्य कैसे किए जाते हैं, कैथी होता है, कुंभक होता है, ये नृत्यों के नाम हैं। तो शास्त्रीय नृत्य कैसे किया जाता है, भरत मुनि ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है नाट्य शास्त्रम। उसमें अच्छे तरीके से उन्होंने वर्णन किया। और भरत मुनि ने सबसे पहले रसों की संख्या बताई 9। ध्यान से सुनना। उन्होंने पहला रस बताया श्रृंगार, हास, वीर, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, ये और शांत रस भी। उन्होंने इतने रसों की वर्णन किया। उन्होंने 9 रसों को बताया कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 9। श्रृंगार, हास्य, वीर, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स, विभत्स है यहाँ, ये विभत्स नहीं है यहाँ, विभत्स, विभत्स और अद्भुत। ये शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये तीनों भरत मुनि के अनुसार नहीं है। लेकिन नाटक के अनुसार रसों की संख्या जो है वो है 8, क्योंकि नाटक में शांत रस को नहीं रोल किया जाता। भाई नाटक में आप भाग ले रहे हैं तो आप शांत रह के आपको क्या मजा मिलेगा।
लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 9 और नाटक के अनुसार रसों की संख्या है 8। लेकिन बाद में 2 रसों को और खोजा गया, वात्सल्य रस और भक्ति रस। जैसे माँ का पुत्र के प्रति जो प्रेम है वो वात्सल्य रस है, और भक्त का भगवान के प्रति जो प्रेम है वो भक्ति रस है। तो आज हम इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से आपको रस के विषय में पढ़ाने वाला हूँ। और रस के बारे में सबसे पहले बता दूँ कि जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर या देखकर, काव्य को देखकर या किसी दृश्य को देखकर हमारे हृदय या मन में प्रसन्नता का भाव होता है या अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। तो रस के विषय में सबसे पहले क्या आपने पढ़ा कि रस की जो संस्थापक हैं वो भरत मुनि हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है नाट्यशास्त्रम, और नाट्यशास्त्रम के अनुसार रसों की संख्या, नाट्यशास्त्रम के अनुसार रसों की संख्या है, नाट्यशास्त्रम के अनुसार रसों की संख्या है 9, और कुल मिला के रसों की संख्या जो नाटक के अनुसार है वो है 8, और बाद में 2 रसों को और खोजा गया। तो इस प्रकार कुल रसों की संख्या है 11। कुल रसों की संख्या है 11। तो आज सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं श्रृंगार रस। देखो श्रृंगार रस क्या होता है, मैं धीरे धीरे चीज़ों को समझाऊंगा और आपको धीरे धीरे समझना है। थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो आपको डिटेल में सारी चीज़ों को समझना है। सबसे पहले श्रृंगार रस क्या है। देखो श्रृंगार रस का शाब्दिक अर्थ है रति या प्रेम। जब किसी नायक या नायिका एक दूसरे से दूर रह के या पास रहकर भी अत्यंत प्रेम करते हैं तो ऐसे स्थायी भाव वाले रस को हम लोग श्रृंगार रस कहते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे भगवान श्री राम से सीता जी का जब दूर हुई या रावण उनका हरण कर लिया, भगवान श्री राम से सीता दूर चली गई, तो भगवान श्री राम पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी तुमने क्या मेरी मृग नैनी सीता को देखा है। तो यहाँ पर राम जी से सीता जी दूर हैं, उसके बावजूद भी राम जी का प्रेम सीता जी के प्रति उतना ही है। यानी कोई नायक या नायिका एक दूसरे से दूर रहकर या पास रहकर भी अत्यंत प्रेम करें